हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। तो दोस्तों, आपके सामने जो अभी पेपर आपको दिख रहा है, यह है 2019 में आयोजित हुई बीएससी नर्सिंग की परीक्षा का। तो ये पेपर है बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम का और ये एग्ज़ाम आयोजित हुआ था 2019 में। और ये वे बच्चे थे जो इस एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हुए थे। वो 2019-20 सत्र में इनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था और अब ये बच्चे सेकेंड ईयर में बीएससी नर्सिंग की स्टडी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के किस तरह का पेपर हुआ, किस प्रकार का ये पेपर आया था, इसका क्या स्तर है, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो प्रश्न हैं वो आपको थोड़ा जो है दिखा देता हूँ। इसमें जो है प्रश्न थोड़े आप भी साथ ही साथ चेक करते रहना, आपको कितने प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो देखिए आप। यहाँ पे सीजियम क्लोराइड के एकक कौष्टि का द्रव्यमान जो है किसके समान होता है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट था। इसके बाद में नेक्स्ट है, एकक कोष्टिका का कितना अंश जो है एकक कोष्टिका का कितना अंश कॉपर घेरता है जब उसका साधन एफसीसी में होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर रहा था वो ऑप्शन बी यानी 74%। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था इसमें वो था, निम्न में से कौन सा ऊष्मा गति की परिवर्तन आदर्श निलयन के बनने को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे माना गया था। आप इन प्रश्नों को थोड़ा देख लेना। देखिए, वैसे कोई मैं स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का इतना ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, तो आपको पेपर का अंदाज़ तो होना ही चाहिए। जब तक हमारे को यही मालूम नहीं है कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है, तो पेपर से आपको एक ब्लूप्रिंट का अंदाज़ होगा कि किस प्रकार से जो है ये चीज़ें आती है। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों, अच्छी तरह से इन चीज़ों को आप देखना। पेपर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। यह पेपर है, मॉडल पेपर है, ये वे चीज़ें हैं जो आपका परीक्षण करती है कि आपको चीज़ें कितनी आ रही है। कई बार क्या होता है, हमें थ्योरी तो बहुत बढ़िया तरह से आती है, लेकिन जब प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव 5-7 पेपर आप ज़रूर सॉल्व करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यह आप मान के चलें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए ऊपर ऑप्शन ए में क्या था। इसके बाद में दोस्तों, अगले प्रश्न पे आ जाओ आप। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप लोग, C6H6 CH3OH C6H5NH2 C6H5NO2 का क्वथनांक क्रमशः 80 डिग्री, 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 184 डिग्री और इसके अलावा दोस्तों 212 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इनमें से किसका वाष्प दाब कमरे के तापमान पर सबसे ज़्यादा होगा। तो यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो दोस्तों आप आंसर दे सकते हो। ये आपके सामने यौगिक दिए गए हैं और इनका वाष्प दाब पूछा है कि किसका जो है वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा होगा। तो देख लो आप कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे आंसर सही है ऑप्शन बी। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, CH3OH। इसे आप क्या कहते हैं आपको मालूम है दोस्तों, आप मेथेनॉल बोलते हैं इसको। ठीक है। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, 1 ग्राम यूरिया को 75 ग्राम जल में घोला जाता है, तब विलयन का क्वथनांक कितना दोस्तों 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यूरिया का आणविक भार 60.1 होता है। तो जल का केबी का मान क्या होगा। यानी केबी फॉर वाटर पूछा गया है यहाँ पे। और दोस्तों 75 ग्राम जो है यहाँ पे जल में जो है घोला गया है 1 ग्राम यूरिया को। और यहाँ पे दोस्तों 100.11 जो है डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे उसे बॉयल किया गया है विलियन को। तो आप देखो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको एक थोड़ा ये भी अंदाज हो जाएगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें अंदाज नहीं होता कि मुझे कितनी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना, कितनी कैलकुलेशन निकालनी है, किस तरह से निकालनी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही माना गया है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो भी आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में एक केमिकल रिएक्शन दी गई है
निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए यहाँ C2H5I प्लस OH माइनस और फिर आगे रिएक्शन दी गई है जहाँ K की वैल्यू भी दी गई है। तो दोस्तों इस रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा क्या है ये पूछा गया है और यहाँ ऊर्जा की वैल्यू दी गई है। तो आप इस प्रश्न को भी जरूर सॉल्व करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया है। तो इस तरीके का और भी प्रश्न आ सकता है आगे आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन सही माना गया है। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन सी आपका करेक्ट माना गया है, ऑप्शन सी 21.2 किलो कैलोरी। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है, यानी कौन सा कथन इनमें से सत्य है। पहले कथन को देखिएगा, अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के, देखिएगा अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के स्टोसियोमेट्रिक गुणांक के जोड़ के बराबर होती है। इसके बाद में अभिक्रिया की कोटि सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों विधियों से निर्धारित की जाती है। उसके बाद में देखिए अभिक्रिया की कोटि जो है वो दर नियम समीकरण के अभिकारक के प्रतिपादन का जोड़ है और फिर अभिक्रिया की आणविकता अंश और पूर्णांक दोनों हो सकती है। तो बताइए कौन सा कथन इनमें से सही है। तो दोस्तों इनमें से सत्य जो कथन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही कथन है, अभिक्रिया की कोटि दर नियम समीकरण के अभिकारक के प्रतिपादन का जोड़ है। तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद में द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये 42वां प्रश्न है आपका, कोलाइडल कण का आयतन यानी Vc विलय कण के वास्तविक विलयन में Vt और निलंबन कण का आयतन Vs किस रूप में संबंधित है। तीनों के बीच में संबंध बताना है। तो आपको अगर इसका आंसर आ रहा है तो आप ऑप्शन में बता सकते हो कि कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखिए दोस्तों इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा आप बता सकते हैं। यहाँ जो करेक्ट माना गया है वो ऑप्शन सी माना गया है दोस्तों। इसके बाद में हम अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव निम्न में से किस में दिखता है। टिंडल इफेक्ट जो है वो किस में ऑब्जर्व किया जाता है, वास्तविक विलयन में, शुद्ध विलयन में, अवक्षेप में कि कोलाइडल विलयन में। बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, टिंडल प्रभाव पढ़ा होगा आपने। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे, कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ठीक है ना, जिसमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है दोस्तों, प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। इसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, 44वां प्रश्न है। प्रश्न है कि किसी आयन की एक कोलाइडल विलयन के लिए स्कंदन क्षमता निम्न में किस पर निर्भर करती है। तो देखिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसी आयन की एक कोलाइडल विलयन की स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर करती है, जल्दी आंसर दीजिएगा। फिर इसका आंसर मैं शो कर रहा हूं, केवल आकार पर, केवल आवेश के संकेत पर, केवल आवेश के परिमाण पर या आवेश के परिमाण और संकेत दोनों पर। तो यहाँ आंसर आपका होगा आवेश के परिमाण और संकेत दोनों पर, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज किस पर निर्भर करता है। गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज किस पर निर्भर करता है, सांद्रता पर, तापमान पर, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के नंबर पर या सभी। बताइए जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों आपके अनुसार, जल्दी कीजिएगा। तो यहाँ जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, सांद्रता, तापमान और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के नंबर पर। इसके बाद में अगले प्रश्न पे आइएगा। अगले प्रश्न में जो है आपको एक थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें -0.32 वोल्ट जो है Fe++ की साम्य अवस्था सांद्रता क्या होगी ज्ञात करनी है। और जहाँ पे जो है आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर निकल के आएगा। यदि आपको इसका आंसर मालूम है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। ये जो पेपर है ये अगले 10 मिनट बाद में मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इसकी पूरी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। तो इसलिए आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ का टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा हमारी टीम ने भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के मॉडल पेपर तैयार किए हैं। वो मॉडल पेपर हमने इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किए हैं। जैसे मान लो कोई एक टॉपिक है, उससे अगर 2 प्रश्न आते हैं तो हमने भी हमारे मॉडल पेपर में 2 ही रखे हैं। उस टॉपिक से हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर बनाए हैं। तो यदि किसी को चाहिए तो नीचे एक फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप व्हाट्सअप कर दो, आपको तुरंत मिल जाएंगे। मॉडल पेपर के चार्ज जो है 15 मॉडल पेपर के चार्ज रखे हैं हमने 100 रुपये, जिसमें 5 मॉडल पेपर और आपको आगामी दिनों में फ्री मिलेंगे। कुल मिला के 20 मॉडल पेपर मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरी क्षारीय मृदा धातु की तुलना में बेरिलियम के ऑक्साइड, ऑप्शन देखो, अधिक अम्लीय तथा उभयधर्मी, अधिक क्षारीय तथा उभयधर्मी, प्रबल क्षार की उदासीन। बताओ देखे, काफी आसान सा प्रश्न है ये भी। कौन सा सही होगा देखो, जल्दी बताइएगा, फिर मैं आंसर दिखा रहा हूँ आपको। तो 47वें का जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी अधिक अम्लीय तथा उभयधर्मी। इसके बाद में क्षारीय धातु के ऑक्साइड, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्षारीय धातु के ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, कि दुर्बल अम्ल होते हैं, कि दुर्बल क्षार होते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। धातुओं के ऑक्साइड क्षार बनाते हैं कि अम्ल बनाते हैं, पहले तो यही पता होना चाहिए आपको। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रबल क्षारीय होते हैं। क्षारीय धातु के ऑक्साइड जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए Na2O, K2O, ठीक है। और जब इन्हें आप जल में घोलोगे तो ये क्या बनाएंगे? आप मुझे बताइएगा। ये प्रबल अम्ली तो बनाएंगे ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे अम्ल है? ये प्रबल अम्ल है, सीधी सी बात है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न के परमाणु त्रिज्या का कौन सा कथन सत्य है? परमाणु त्रिज्या के बारे में क्या आप जानते हो दोस्तों? किसे कहते हैं परमाणु त्रिज्या? बड़ा सिंपल सा ये प्रश्न है। हर एक परमाणु, और परमाणु की त्रिज्या या तो हम नैनोमीटर में नापते हैं या पिकोमीटर में नापते हैं दोस्तों। आपको मालूम होगा जब अपन आवर्त के अंदर बाईं तरफ से दाईं तरफ आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में परमाणु त्रिज्या जो है दोस्तों वो क्या होती है? कम होती है। इसलिए परमाणु आकार भी कम होता है, मालूम होना चाहिए आपको। क्यों कम होती है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है, याद रखना। तो आप जब भी आवर्त में चलोगे तो त्रिज्या घटेगी, और वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे त्रिज्या बढ़ेगी। अब ये प्रश्न जो है आप सॉल्व करो, देखें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए को राइट माना गया है, यानी लिथियम की परमाणु त्रिज्या से ज़्यादा है मैग्नीशियम, उससे ज़्यादा सोडियम, उससे ज़्यादा कैल्शियम और सबसे ज़्यादा पोटेशियम। फिर अगला जो प्रश्न है वो देखिए आप लोग। अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। NO2+, NO-, NO2 के बंध कोण को किस रूप में जो है, तीनों के बंध कोण किस रूप में संबंधित है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइएगा। देखें तो ये पूरा मॉडल पेपर आपको थोड़ी देर बाद में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों, तो देखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं। N2F2 में नाइट्रोजन का संकरण क्या है? नाइट्रोजन का संकरण क्या है? ध्यान से देखते हुए आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर शायद बच्चों को पहले दिख गया था, ऑप्शन बी sp2 संकरण प्रदर्शित करेगा। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न पे आइएगा। सल्फर प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? सल्फर प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? S8 के रूप में, S4 के रूप में, या S2 के रूप में, या सभी? जल्दी बताइए, फिर मैं आंसर बता रहा हूं दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। यह S8 के रूप में भी पाया जा सकता है, S2 और S4 के रूप में भी पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ClF3 मॉलिक्यूल्स का आकार किस प्रकार का होता है? तो देखिए आप लोग, त्रिकोणीय समतल, लीनियर यानी रेखीय, टी शेप्ड। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा देखिए आप लोग। और इसके अलावा पिरामिडल, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, टी शेप। इसके बाद में दोस्तों जटिल आयन दिए गए हैं यहाँ पे।
तो इसने ये पूछा है कि भाई ये किस प्रकार के हैं, तो मुझे इनमें से बता दो कौन सा कथन राइट है। दोनों अनुचुंबकीय, दोनों प्रतिचुंबकीय, क्रमशः अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, या क्रमशः प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। तो बताओ, देखें इन आयन की क्या विशेषता है। आपके सामने प्रदर्शित है दोनों ही आयन। इसके बाद में दोस्तों आंसर दिखा रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन सी, क्रमशः अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। इसका मतलब ये पहला जो आयन है ये अनुचुंबकीय है और दूसरा जो है वो प्रतिचुंबकीय है। फिर अगला जो प्रश्न है देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जटिल आयन आपके सामने दिखाया गया है कि मध्य धातु का संकरण क्या होगा यदि इसका चुंबकीय आघूर्ण 3.5 bm से अधिक है। तो बताओ देखें क्या होगा इसका जो है संकरण। अब बताओ देखें, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, sp3 संकरण। इसके बाद में प्यारे बच्चों, एल्किल हैलाइड के SN2 अभिक्रिया का सही क्रियाशीलता का क्रम कौन सा है। SN2 अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी। एल्किल हैलाइड के SN2 रिएक्शन का क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है ऑप्शन बी, पहले मिथाइल, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, निम्न कार्बोकेटाइंस को बढ़ती हुई स्थायित्व के क्रम में आपको प्रदर्शित करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। तो आपके सामने ए बी सी दिए गए हैं 3 और इन्हें अब क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम में रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दीजिए जल्दी। कौन ज़्यादा स्थायी है, कौन कम स्थायी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सर्वाधिक स्थायी कौन है, तो सर्वाधिक स्थायी है बी। बी के बाद कम स्थायी सी और सबसे कम स्थायी ए। इसके बाद में दोस्तों निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है। तो असत्य तथ्य को आपको छांटना है। तो देखिए पहला है, ध्रुवित अप्रोटिक विलायक SN2 अभिक्रिया में सहायक होती है। ध्रुविक पोलर विलायक SN-1 अभिक्रिया में सहायक होती है। और फिर है, दुर्बल नाभिक स्नेही SN2 अभिक्रिया में सहायक होती है। अपेक्षाकृत SN2 अभिक्रिया में सहायक होती है। तो यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, दुर्बल जो है न्यूक्लियोफिलिक फेवर्स SN2 रिएक्शन। याद रख लेना दोस्तों। इसके बाद में निम्न में से सही सापेक्ष अम्लता की प्रवृत्ति है। तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने चारों हैं, कौन सा सही अनुक्रम है यहाँ पे आप देख के बता दीजिएगा। पहला जो है वो है C2H2, यानी यहाँ बात की गई एथाइन की, फिर एथीन की, फिर एथेन की। तो देख लो आप कौन सा करेक्ट होगा क्या। ऑप्शन ए, सबसे पहले एथाइन, फिर एथीन, फिर एथेन। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, द्वितीय हैलाइड प्रबल क्षारीय नाभिक स्नेही के साथ गर्म करने पर मुख्यता देगा। तो ये क्या देगा। ऑप्शन आपके सामने, आप बताइएगा कि उत्पाद के रूप में क्या देगा। SN1 उत्पाद देगा, SN2 देगा, E1 देगा कि E2 देगा। द्वितीय हैलाइड प्रबल क्षारीय नाभिक रागी के साथ गर्म करने पर मुख्यतः क्या देता है। SN1, SN2, E1 या E2। जल्दी कीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन डी सही है, E2 उत्पाद। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, प्रबल अम्ल HF की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन और प्रोपीन की अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। तो देखिए आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, इसका मुख्य उत्पाद आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है दोस्तों ऑप्शन बी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिर अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा अभिकारक फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। तो बताइएगा, टोलुइन, एनिलिन,
नाइट्रोबेंजीन या बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों एनिलिन। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया 100% पारा उत्पाद देगा और जब क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ दोस्तों करेक्ट है सल्फोनीकरण। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह है निम्न में से किस अमीनो एसिड के पक्ष श्रृंखला में एरोमेटिक रिंग होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइएगा। यहाँ एमिनो एसिड के नाम बताए हुए हैं लाइसिन, ठीक है, टायरोसिन। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको पता ही है दोस्तों एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं जिनमें 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। इसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है वो देखिए निम्न में से प्रोटीन में उपस्थित कौन सा एमिनो एसिड जो है निनहाइड्रीन से अभिक्रिया कर गहरे नीले रंग का ऋणावेश जिसका लैम्डा mx का मान 570 नैनोमीटर नहीं बनता। तो आंसर आपको बताना है दोस्तों और यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 66 ट्रांसलेशन का प्रारंभिक कोडोन। ट्रांसलेशन का प्रारंभिक कोडोन अनुवादन का पहला प्रारंभिक कोडोन कौन सा है दोस्तों आप बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है प्रारंभिक कोडोन कौन सा होता है। आप बड़े आराम से बता सकते हो क्योंकि यह समापक है यह भी समापक है। तो यह जो है ये प्रारंभिक कोडोन है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। फिर दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका वो है फिनॉल किस यौगिक से क्रिया करने के बाद बेकेलाइट बनाता है। फिनॉल किस यौगिक से क्रिया करने के बाद बेकेलाइट बनाता है बताइए आंसर इसका क्या होगा। फिनॉल किस यौगिक से क्रिया करने के बाद बेकेलाइट बनाता है। और यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन होगा मेथेनेल के साथ, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपके अब जो प्रश्न आ गए हैं वो आगे फिजिक्स के प्रश्न होंगे। तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। वैसे दोस्तों देखो केमिस्ट्री के जो सर होंगे वो हर एक प्रश्न को आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें तो पेपर 2019 वाला जो है उसके प्रश्न दिखाए जाएं। तो ये इसके प्रश्न हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्टार्टिंग में बायो के प्रश्न भी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बायो का तो ये पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ। तो ये RUHS एंट्रेंस एग्जाम 2019 क्वेश्चन पेपर है, ये मेन एग्जाम का पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने 15 से 20 मॉडल पेपर तैयार किए हैं BSc नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, BPT और नॉर-सेट एग्जाम के लिए। जिन बच्चों को हिंदी इंग्लिश मीडियम में ये PDF चाहिए दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है। फीस हमने मात्र जो है 100 रुपये रखी है, कुछ पेपर्स की फ़ीस 50 रुपये भी है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये फीस पेड करते हुए पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों, और हाँ मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो आपके ऊपर अगले 2 मिनट में क्या आ जाएगा दोस्तों, PDF आ जाएगा। तो इस नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं 9828721229। इसके अलावा आपको नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी तरह संतुष्ट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डेली 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक हमारी कक्षाएं चलती है। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चलता है। सुबह के टाइम भी मॉडल पेपर का 8 बजे से सॉल्यूशन चलता है, 8 से 9 1 घंटे। तो हमेशा हम डेली 2 से 3 घंटे आपको दे रहे हैं। आप भी अपने आप को जो है 2 से 3 घंटे दें और ईमानदारी के साथ पढ़ें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।